नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है एनटीपीसी का, आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था 16 मार्च वाला, वो अपलोड हो चुका है। आपने अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा। और जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर जो जीके वाले क्वेश्चन है वो कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन ही आए हैं। तो यदि आप इसको पूरा वीडियो को देखते हो तो आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है जीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में सारे पूछे जाते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि चोल साम्राज्य के दौरान जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में जो दी गई भूमि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है वेलन वागई या शालाभोग या ब्रह्मदेव या देवदान। क्या होता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चोल साम्राज्य के दौरान जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में भूमि दी जाती थी, तो उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है। और देखिए ये ब्रह्मदेय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कर मुक्त होता है और यह भूमि आमतौर पर करों से मुक्त होती थी। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वेदों के अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठान और ब्राह्मणों के निवास के लिए यह दिया जाता था। और इन्हें हम कभी कभी अग्रहार या चतुर्वेदी मंगलम भी कहा जाता है। और चोल काल में जो है वो अन्य प्रकार के भूमिदान भी हुआ करते थे, जिसमें देवदान या तिरु नामटुकनी है जो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि है। पल्ली चंदनम है, ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है। शाला भोग है, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि कहा जाता है। और विलना वागई जो गैर ब्राह्मण किसान भूस्वामी के लिए भूमि दी जाती थी। तो ये यहाँ पर है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, मैं पूरा यहाँ पर फैक्ट भी लिखा हुआ हूँ जिससे आपको जो आप किसी क्वेश्चन को बना करके कोई दूसरा प्रश्न भी दे दे तो आप उसको कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर सन 1919 या सन 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि भारत में द्वैध शासन जैसे डायरकी कहते हैं, इसकी प्रणाली जो है वो किस अधिनियम के तहत पूछा गया है। द्वैध शासन जिसे कहते हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसके माध्यम से जो है वो पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। यानी इसके तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया था। पहला आरक्षित विषय जैसे पुलिस, न्याय, वित्त, जिनका प्रशासन गवर्नर है अपनी परिषद की सहायता से करता था। दूसरा है यहाँ पर हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, जिनका प्रशासन निर्वाचित मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। तो विकल्पों का यहाँ विश्लेषण भी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका उत्तर आपका है बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक, बाकी जो फैक्ट है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवास माइग्रेट किया है। तो यह भारत के संविधान का अनुच्छेद पूछा गया है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान में रह रहे हैं वो अपना अगर इंडिया में आए हैं तो उनको कौन सा वो अधिकार मिला हुआ है, वो अनुच्छेद पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, आर्टिकल 5 मतलब अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 8 क्या होगा देखिए। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 6 जो है वो उन लोगों के नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। और इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था तो वह आसानी से भारत का नागरिक बन गया होगा, है ना। और जो इस तारीख के बाद आए हैं उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था, बशर्ते वे कम से कम 6 महीने भारत में रह रहे हों। और अनुच्छेद 5 क्या कहता है, यह संविधान के प्रारंभ है 26 जनवरी 1950 पर नागरिकता की बात करता है। और यह उन लोगों के लिए है जो भारत के मूल निवासी थे, जिनका जन्म भारत में हुआ था। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, यह उन व्यक्तियों के बारे में है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में पुनर्वास के लिए वापस भारत लौट आए, और यह उनकी नागरिकता को प्रतिबंधित या विनियमित करता है।
अनुच्छेद 8वां देखिए क्या है, यह भारतीय मूल के उन व्यक्तियों की नागरिकता संबंधित है जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में रह रहे हैं ताकि वे भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सके। तो इसका देखिए ये पूरा अनुच्छेद मैंने बता दिया और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान कौन सा उन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है जो पाकिस्तान से भारत में माइग्रेट किया हुआ है। तो इसका उत्तर अनुच्छेद 6 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए सारे पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं। क्या प्रश्न पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य के दौरान सामंत शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। तो ऑप्शन है ग्राम प्रधान, अधीनस्थ क्षेत्रीय शासक या जागीरदार, या शाही घुड़सवार सेना का प्रमुख, या विदेशी व्यापार का प्रभारी अधिकारी। देखिए क्या है, गुप्त काल में सामंत जो है वो उन पराजित या छोटे राजाओं को कहा जाता था जिन्होंने गुप्त सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और ये अपने क्षेत्रों में शासन तो करते थे लेकिन उन्हें सम्राट को वार्षिक कर देना होता था और युद्ध के समय सैन्य सहायता प्रदान करनी पड़ती थी। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास में सामंतवाद के उदय का काल माना जाता है, जहां केंद्रीय सत्ता ने अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर सामंतों को भूमि और प्रशासनिक अधिकार दिए थे। ठीक है, तो इसमें से उत्तर आपका अधीनस्थ क्षेत्रीय शासन या जागीरदार होता है जो गुप्त साम्राज्य में सामंत शब्द का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाकी ये पूरा जो है ये फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। साइंस के भी सवाल देखिए पूछे गए हैं और पूरा बराबर प्रश्न है क्योंकि 50 सवाल पूछे जाते ही हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में। क्वेश्चन देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है। अगर आप 9th-10th में पढ़े होंगे आप, ये देखिए क्या है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का विवर्तन। क्या होगा देखिए कि जब भी श्वेत प्रकाश जो होता है यानी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपनी 7 रंग जिसे वेवग्योर कहते हैं वे उसमें विभाजित हो जाती हैं और इस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। और इन 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग रंगों के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य अलग होती है, जिससे वे कांच में अलग अलग कोणों पर झुकती है और बैंगनी सबसे ज़्यादा और लाल सबसे कम झुकता है। तो इंद्रधनुष का बनना भी इसी घटना का सबसे सटीक उदाहरण माना जाता है। तो स्पेक्ट्रम का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है, तो याद रखिएगा प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन देखिए क्या है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। देखिए क्या होगा इसका उत्तर कि वर्ष 2003 में यह पारित हुआ था और 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को यहाँ पर शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत तथा नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। शरीर के ऊतकों और अंगों की मरम्मत के लिए पूछा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार पूछा गया है कि जब भी शरीर के ऊतक और अंगों की मरम्मत की बात आती है तो नई कोशिकाओं का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, वो शरीर का निर्माण खंड उसको हम कहते हैं और यह अमीनो एसिड से बना होता है जो मांसपेशियों, ऊतकों और अंगों की मरम्मत और विकास के लिए अनिवार्य होता है। जबकि चोट लगने पर घाव भरने और नई कोशिकाओं के निर्माण में प्रोटीन ही जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट काम क्या है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, यह ऊतकों की मरम्मत नहीं करता है और यह वसा जो है वो ऊर्जा को संग्रहित करने का काम करता है, अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन जो है वो शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी
विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम या टेक्स्ट को एक साथ चुनने सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, तो याद रखिए कंप्यूटर सिस्टम में जो है Ctrl+A का उपयोग सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता का सही अवरोही क्रम ऊपर से नीचे दिया गया है। तो अवरोही क्रम में लिखा हुआ है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की वरिष्ठता, जैसे सबसे पहले बड़े मंत्री कौन होंगे, प्रधानमंत्री के बाद राज्य मंत्री आएंगे, क्या उसके बाद कैबिनेट मंत्री आएंगे? नहीं, ये नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री पहले आएंगे, उप मंत्री बाद में आएंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। दूसरा देखिए, तीसरा क्या है, प्रधानमंत्री है, उसके बाद है कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री। हाँ, ये सही है। और डी वाला गलत हो जाएगा, राज्य मंत्री कैबिनेट नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। ठीक, बाकी इनका काम क्या है ये पूरा फैक्ट जरूर यहाँ पर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धात्विक तत्व अनिवार्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है देखिए लोहा है, मैग्नीशियम है, जस्ता है या पोटेशियम है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पौधे में मौजूद क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है क्योंकि यह एक क्लोरोफिल अणु का एक केंद्रीय परमाणु होता है और यह पिगमेंट है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और यदि पौधे को पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं मिलता है तो क्लोरोफिल नहीं बन पाता, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, आपने देखा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बाकी विकल्प का विश्लेषण देखिए है, बाकी इसका पूरा फैक्ट लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2001 से 2011 की जनगणना के बीच भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर घटा था या बढ़ा था, ये पूछा गया है। कि देखिए क्या है, अंतर बढ़ गया था या अंतर घट गया था या अंतर स्थिर रहा या पहले बढ़ा या फिर घटा। देखिए 2001 से 2011 की जनगणना के बीच जो है वो भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच का अंतर जो है वो घट गया था। ठीक है, क्योंकि 2001 में कुल साक्षरता दर जो थी वो 64.83% थी, जबकि इसमें से पुरुष 75.85 था और महिलाओं का 54.16। और 2011 में यह बढ़कर 74.04 हो गया और इसमें से पुरुष 82.14% है और महिला का 65.46% है। तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है, क्योंकि 2001 से 2011 के बीच पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है। ऑप्शन देखिए क्या है, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप, क्या होगा। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। तो याद रखिएगा अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए आत्माराम, पांडुरंग, महादेव, गोविंद रानडे, रविंद्रनाथ टैगोर, आरजी भंडारकर। देखिए प्रार्थना समाज जो है वो इसकी स्थापना 1867 में मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी और केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर इस संस्था का गठन हुआ था। तो इस चारों ऑप्शन में से पूछा गया है कि इनमें से प्रार्थना समाज से संबंध कौन नहीं रखता है। देखिए जो यहाँ पर एक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये सही उत्तर है, क्योंकि वे ब्रह्म समाज से जुड़े थे, प्रार्थना समाज से नहीं जुड़े थे। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। बाकी पूरा फैक्ट यहाँ लिखा हुआ है, अब इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली, जिसे हम सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कहते हैं, भारत में यही है पूछा गया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम शुरुआत अधिनियम के किस अधिनियम के तहत पूछा गया है। देखिए भारत परिषद अधिनियम 1892 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है या भारत सरकार अधिनियम 1919 है या भारत सरकार अधिनियम 1935 है। क्या होगा इसका उत्तर देखिए कि भारतीय परिषद अधिनियम जो है वो 1909 को भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए क्या है, यह भारत में जो एक सेपरेट
पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत अधिनियम पूछा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इस अधिनियम ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से, पृथक का मतलब अलग होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई और इसका अर्थ यह था कि मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो को इसी कारण सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। तो यह काफ़ी विवादास्पद रहा है। तो इसका उत्तर क्या है? भारतीय परिषदीय अधिनियम 1909, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बाकी ये सारे फैक्ट हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखते भी नहीं हो। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है? क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, चांद मीनार, चीनी महल, जामी मस्जिद है या सिकंदरा का किला या अकबर का मकबरा? देखिए क्या है। इसमें से पूछा है कि महाराष्ट्र के दौलताबाद किले के अंदर स्थित नहीं है क्या? देखिए, इसमें से जो दौलताबाद किला जिसे है यह एक देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक अभेद सुरक्षा प्रणाली और एक ऐतिहासिक स्मारकों का एक प्रसिद्ध किला है। इसमें से सिकंदरा का किला, जहां पर सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है, इस किले का हिस्सा नहीं है। दौलताबाद में यह नहीं है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और इसके विपरीत अगर चांद मीनार देखा जाए तो और चीनी महल जो है वो दौलताबाद किले के प्रमुख आकर्षण हैं और दौलताबाद किले के भीतर मुख्य रूप से 3 रक्षात्मक घेरा है जिसे अंबरकोट, महाकोट और कालाकोट कहते हैं। ठीक है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है प्यारे साथियों, खांसी बहुत आ रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जलमार्ग 57 जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 57 पूछा है। देखिए क्या है, गंगा नदी है, कोबली नदी है, महानदी या ब्रह्मपुत्र नदी? देखिए, जो राष्ट्रीय जलमार्ग है 57 NW 57 यह असम राज्य में स्थित कोबली नदी पर बना है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है और यह जलमार्ग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को लेकर असम के कामरूप जिले के तेलिया गांव तक फैला हुआ है और कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख दक्षिणी तट की सहायक नदी है जो मुख्य रूप से मेघालय, पठार और मध्य असम से होकर के बहती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। ठीक, आगे देखिए क्या है। दिसंबर 2025 में भारत और लाइबेरिया के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो ये भारत और लाइबेरिया के बीच एक क्षेत्र सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ था। तो किस लिए क्या था? देखिए, रक्षा सहयोग, भेषज संहिता या दवा मानक जिसे कहते हैं, या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या नवीकरणीय ऊर्जा? देखिए क्या है, भारत और लाइबेरिया ने 21 दिसंबर 2025 को भेषज संहिता जिसे फार्माकोपिया कहते हैं इस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो याद रखिएगा ये भेषज संहिता मतलब दवा मानक के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। बाकी ये फैक्ट जरूर पढ़ लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका साइंस का है कि शुक्र ग्रह के वातावरण में मौजूद घने सफ़ेद और पीले बादल मुख्य रूप से किस एसिड से बने होते हैं? कौन सा अम्ल पूछा गया है कि जो घने बादल और पीले बादल के रूप में होता है शुक्र ग्रह के वातावरण में? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड है या सल्फ्यूरिक एसिड है या एसिटिक एसिड है? तो याद रखिएगा ये सल्फ्यूरिक अम्ल है आपका। ठीक है, H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो एक सेकेंड, नहीं हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कितने मेगावाट की पुनात सांगचू सेकेंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? देखिए 720 मेगावाट, 1020 मेगावाट, 1200 मेगावाट या 2100 मेगावाट? तो देखिए ध्यान दीजिए प्रधानमंत्री ने भूटान में यह 1020 मेगावाट की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का 90वां आधिकारिक सदस्य देश जो है वो स्टेट मेंबर कौन बना है?
ऑप्शन है फिजी, तुवालू, सोलोमन द्वीप या वानुतु। क्या होगा देखिए, ये प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र है तुवालू जो है वो आधिकारिक तौर पर IUCN का 90वां जो है वो सदस्य देश बना है। तो याद रखिएगा तुवालू, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को विशेष रूप से संबोधित करते हैं? उत्तर देखिए क्या ऑप्शन क्या है, देखिए अनुच्छेद 85 है, आर्टिकल 85, आर्टिकल 86, आर्टिकल 87 या आर्टिकल 108। क्या होगा देखिए, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 87 जो है वो राष्ट्रपति के विशेष संबोधन का प्रावधान करता है और राष्ट्रपति 2 अवसरों पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, जिसमें प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र आमतौर पर बजट सत्र की शुरुआत में। तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है वो 87 है, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका उत्तर है। बाकी क्या है पूरा अनुच्छेद ये फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी सवाल आपके आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने और अकुशल शारीरिक श्रम के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने के लिए वर्ष 2005 में कौन सा प्रमुख कानूनी योजना पारित की? देखिए सारे सवाल पढ़ाए जा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको आंख बंद करके लगाना चाहिए। जो मनरेगा वाला है देखिए पूछा गया, तो उसी को बदल के जी राम जी हो गया है, तो जहाँ भी आपको मनरेगा दिखाई दे बस लगा दो। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये नहीं होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे मनरेगा यहाँ पर कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। बाकी जो है इसका उद्देश्य क्या है, कानून क्या है, ये आप पढ़ लीजिए क्योंकि तो कानून को ही बदल दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण किस राज्य में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन क्या है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। देखिए 2023 में भारी बारिश और बाढ़ के कारण जो है वो सिक्किम राज्य में एक प्रमुख पनबिजली परियोजना पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो याद रखिएगा सिक्किम आपका उत्तर सही है। इसका फैक्ट देखिए क्या है कि परियोजना जो है वो तीस्ता तृतीय जल विद्युत परियोजना है, जो लगभग 1200 मेगावाट की क्षमता वाली सिक्किम की सबसे बड़ी परियोजना थी। आखिर कारण क्या था यह नष्ट हो गया? ये अक्टूबर 2023 में दक्षिण लोनक झील के फटने से एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जिसे कहते हैं, यह तीस्ता नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के कारण ऐसा हुआ था। तो ठीक है, ये आपका फैक्ट है। तो देखिए साथियों बहुत ज़्यादा तबीयत लग रहा है गड़बड़ है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन देखिए क्या है, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, नियुक्तों संबंधी मंत्रिमंडल समिति। यानी ये प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो इस समिति का अध्यक्षता नहीं की जाती है। कौन सा है देखिए, तो इसमें क्या होता है कि अधिकांश मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता जो होती है वो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो संसदीय मामलों का जो मंत्रिमंडल समिति होता है इसकी अध्यक्षता आमतौर पर एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा की जाती है, जैसे कि केंद्रीय गृह मंत्री या रक्षा मंत्री करते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों 1 और 2 पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है कि रिसाइकल बिन में जो हटाई गई डिलीट की गई फाइलें जो होती हैं वो स्टोरेज से पूरी तरह हट जाती हैं, या दूसरा ऑप्शन है दूसरा है कथन कहा गया है कि माई कंप्यूटर जो है या डॉक्यूमेंट के बाद फाइल टेक्स्ट के बाद एक यूनिक एक एड्रेस होता है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है, क्या पहला और दूसरा दोनों सही हैं या पहला दूसरा दोनों कथन जो है वो असत्य है, या पहला सत्य है दूसरा सत्य है, या पहला असत्य है दूसरा सत्य है। देखिए इसमें क्या है कि पहला वाला जो है वो असत्य है, क्योंकि रिसाइकल बिन में जो हटाई गई फाइलें होती हैं वो स्टोरेज में पूरी तरह खाली नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि जब भी किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाता है, तो वह स्टोरेज से डिलीट नहीं होता है, वह अभी भी जो है वो हार्ड ड्राइव पर जगह घेरे रहता है। तो फाइल पूरी तरह से तब डिलीट होता है जब जो है एम्प्टी रिसाइकल बिन किया जाता है, तो जिसमें शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है, और दूसरा वाला कथन जो है वो आपका सत्य है, क्योंकि इसमें एक अद्वितीय एक यूनिक एड्रेस होता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों की संख्या और समग्र सुधार के मामले में पहला स्थान पर रहा है। तो सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। देखिए इसमें मिजोरम होगा क्योंकि नीति आयोग द्वारा जुलाई 2025 में जारी NER जिला एचजीडी सूचकांक 2023-24 के दूसरे संस्करण में मिजोरम का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा था। और मिजोरम का जो है वो हनाथियाल जिला जो है 81.43 उच्चतम स्कोर के साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, बच्चों का शोषण संरक्षण, या पोषण और जीवन स्तर में समानता, या समान नागरिक संहिता। देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और यह सीधे तौर पर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सपने को दर्शाता है। तो याद रखिए कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना है, यहाँ पर महात्मा गांधी के सिद्धांत पर आधारित है। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन मुख्य रूप से शहरीकरण को अपने प्रमुख मापदंडों और लक्ष्यों के रूप में मानता है और सतत शहरी विकास के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए इसका उत्तर बिल्कुल आपका UN हैबिटेट ही होगा, ठीक है, यूनेस्को और UNDP नहीं है। वो ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद देखिए क्या प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। किस प्रकार की टच स्क्रीन तकनीक दो परतों 2 लेयर्स का उपयोग करती है जो एक गैर प्रवाहकी है, जैसे नॉन कंडक्टिव बोलते हैं, वस्तु जैसे पेन या दस्ताने पहने हाथ से दबाव डालने पर आपस में जुड़कर स्पर्श का पता लगाती हैं। तो वो टच स्क्रीन का नाम पूछा गया, कौन सा टच स्क्रीन होता है। तो पहला ऑप्शन है कैपेसिटिव टच स्क्रीन, रजिस्टिव टच स्क्रीन, या इंफ्रारेड टच स्क्रीन, या सरफेस अकाउस्टिक वेव। तो देखिए कि रजिस्टिव जो टच स्क्रीन होता है ये 2 लचीली परतें होती हैं जिनके बीच एक छोटा सा गैप होता है और बाहरी परत जो होता है वो नॉन कंडक्टिव अचालक होता है। जब आप स्क्रीन को दबाते हैं तो ये दोनों परतें उस बिंदु पर आपस में मिलती हैं जिससे सर्किट पूरा होता है और टच रजिस्टर होता है, इसलिए इसे पेन, नाखून या दस्ताने पहनकर भी चलाया जा सकता है। तो उत्तर क्या है आपका, बी जो है वो ऑप्शन सही है। ठीक है, बस आपका यही था आपका, और पूरा पढ़ाई करते रहिएगा और इस बार पूरा एकदम सिलेक्शन लेना है। और जीके का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जितने भी सारे सब्जेक्ट है वो आपका स्टार्ट बहुत जल्दी होने वाला है। थोड़ा तबीयत की वजह से सही नहीं है, इस वजह से नहीं ला पा रहा हूँ। और डेली देखिए आपका वोकैब का क्लासेस भी चल रहा है, वोकैब का भी आप डेली उसको देखते रहिए और नोट्स में पूरा उसको लिख लिया कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और टेलीग्राम जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा मैथ्स बाय विशाल भारती सर, तो उसमें मेरा फ़ोटो लगा होगा तो आप पहचान जाइएगा, ठीक है। तो बस आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत।